हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है सचिन त्यागी एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल विधि रिसर्च सेंटर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा के बारे में, जो कि आईपीसी में सेक्शन 96 से 106 तक डिफाइन किए गए थे। अब बीएनएसए में, भारतीय न्याय संहिता में कहाँ पर वर्णित किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं, उसके बारे में। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 34 से 44 तक बीएनएस में इनको वर्णित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 34 की, 34 की। ठीक है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कार्य कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा जो आत्म सुरक्षा के संदर्भ में किया गया हो। सीधी सी बात है, जो आत्म सुरक्षा करते हुए हम कोई भी एक्ट या कार्य करेंगे वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात अपराध नहीं मानी जाएगी जो आत्म सुरक्षा के करते हुए या उसके संदर्भ में की गई हो। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 35, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमें हमारे शरीर तथा हमारी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। कहाँ पर? सेक्शन 35 में हमें हमारी अपने शरीर की और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 36, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ETC। तो इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो थोड़ा सा मंदबुद्धि हो, या हम कह सकते हैं सीधी भाषा में पागल व्यक्ति हो, या कोई छोटा बच्चा हो। मतलब कहने का ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी हमें उसी प्रकार से अपनी आत्म सुरक्षा प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त है जैसे किसी सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मतलब कि जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध ना भी हो, मान लेते हैं कोई पागल व्यक्ति अगर वो किसी का सिर फोड़ दे तो उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोई 7 साल से छोटा बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो वह अपराधी नहीं माना जाता। परंतु अगर वह किसी व्यक्ति पे किसी प्रकार का हमला करते हैं तो हमें उसी प्रकार से अपनी आत्म सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है जैसे कोई सामान्य व्यक्ति कार्य करता है उसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं। कहाँ पर प्राप्त है? ये आर्टिकल 36 में, जो कि पूर्व आईपीसी में 98 में वर्णित था। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 37, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किस कार्य या किन व्यक्तियों के खिलाफ हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो जो कोई लोक सेवा का कार्य करते हुए कोई कार्य करता है, या कोई राज्य का कर्मचारी सैनिक अपने उच्च अधिकारियों के आदेश को मानते हुए हम पे कार्रवाई करता है, तो हमें उनके विरुद्ध उस प्रकार से आत्मरक्षा के अधिकार, सेल्फ डिफेंस प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं है जिस प्रकार से किसी सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, जो कि यह पहले आईपीसी में पूर्व में सेक्शन 99 में वर्णित था, डिफाइन था, जो कि अब 37 में हो गया है। ठीक है, इसके बाद आता है 38, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। हमें हमारा जो आत्मरक्षा का अधिकार है या सेल्फ डिफेंस का अधिकार है वह किसी व्यक्ति की मृत्यु करने तक कब प्राप्त होता है या उसका विस्तार किया जाता है। तो वो कहाँ पे किया जाता है? सेक्शन 38 के अंतर्गत। अगर हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कारित करनी पड़े तो वो कोई अपराध नहीं कहलाया जाएगा। कहाँ पे? सेक्शन 38 के अंतर्गत। पर इसमें बहुत सारी कंडीशन भी होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि हमें फोर्स, बल का प्रयोग केवल इतना ही करना चाहिए जितने की आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग भी एक अपराध माना गया है।
तो किसी की भी हत्या या किसी की भी मृत्यु हम कब कर सकते हैं आत्मसुरक्षा में? जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो, हम किसी की मदद ना ले सकते हो और अपनी जान बचाने का एकमात्र उपाय किसी की मृत्यु करना ही हो, तब हम किसी की अगर मृत्यु कर देते हैं अपनी आत्मसुरक्षा में, तो वह अपराध नहीं माना जाएगा सेक्शन 38 के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ चलिए, तो इसके बाद आता है सेक्शन 39, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। मतलब कि हमारा ऐसा अधिकार जो किसी की हत्या करने से अलग भिन्न प्रकार की हानि पहुंचाने का अधिकार देता है। समझ रहे हो? जैसा कि हमने पढ़ा था अभी सेक्शन 38 में क्या बताया गया था कि किसी की हत्या करने तक कारित आत्मसुरक्षा का अधिकार कहाँ तक प्रदान किया जाता है? जो कि थोड़े से गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे कि हत्या का प्रयास करना और बलात्कार, किसी के ऊपर तेजाब फेंक देना और अप्राकृतिक अननेचुरल असोल्ट। इस प्रकार के जो केसेस होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, उसमें किसी की हत्या तक भी की जा सकती है अगर आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर किसी को बंदी बना लेना, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है वहाँ से आज़ाद होने का, अगर वे किसी की हत्या करके भी वहाँ से आज़ाद होना चाहता है, तो इस प्रकार की स्थिति में किसी की हत्या भी की जा सकती है। परंतु मान लीजिए कोई व्यक्ति आप पे मात्र हाथ से हमला करता है, या कोई आपको लगता है कि ये कोई ज़्यादा गंभीर मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? ऐसी स्थिति में आप उसको बहुत हल्की सी चोट पहुंचा सकते हो, जिससे केवल आपका बचाव हो जाए। तो ये कहाँ पे आपको ये अधिकार प्रदान होता है? BNS के सेक्शन 39 में। 39 क्या कहता है? When such right extends to causing any harm other than death, हत्या से अतिरिक्त हानि पहुंचाने का अधिकार आपको प्रदान कराता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्शन 40, कंसाइनमेंट एंड कंटिन्यू ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब है कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा करने के लिए आपका जो आत्मरक्षा का अधिकार है वह प्रारंभ होना और बना रहना। तो कब प्रारंभ होता है? जब किसी व्यक्ति को इस प्रकार का आभास हो जाए या उस पर किसी प्रकार का हमला हो जाए, तब आपका आत्मरक्षा का जो अधिकार है वह शुरू हो जाता है, और तब तक वह जो आप पे खतरा है वह टल ना जाए। जब वह खतरा समाप्त हो जाएगा, उसी के साथ साथ आपका अधिकार भी समाप्त हो जाएगा, जो कि आपको 40 में दिया गया था। इसके बाद आता 41, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हुए आपको किसी की हत्या कारित करने तक का भी अधिकार कब प्रदान किया जाता है? तो इसमें भी कुछ, जैसे बॉडी के में 7 प्रकार के आपको दिए गए थे कि अगर इस 7 में से किसी प्रकार की गंभीर प्रकृति की आपके साथ कोई घटना घटती है तो आप उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रॉपर्टी में भी, अगर आपके कोई रात्रि में घर भेदन करता है, गंभीर प्रकृति की लूट डकैती करता है, या आपके घर में आगजनी कर देता है, या फिर कोई बम धमाका इस टाइप से कर देता है, तो इस प्रकार की स्थिति में भी अगर आपके द्वारा किसी उसकी हत्या कर दी जाती है एक्यूज्ड की, तो क्या होगा? आप पे आत्मरक्षा के बचाव में आपका बचाव किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसके बाद आता है सेक्शन 42। इसमें है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। तो अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करते हुए अगर किसी व्यक्ति को डेथ से, उसकी मृत्यु से अलग हानि पहुंचाई जा सकती है। तो इसमें दिया गया है कि अगर आप, जैसा कि आपने पिछले सेक्शन में देखा था कि कुछ गंभीर प्रकृति की अगर लूट है, आपके घर में आगजनी की जा सकती की जा रही है किसी द्वारा, या फिर ऐसा कोई बम धमाका किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप एक्यूज्ड की हत्या तक भी कर सकते हैं। परंतु अगर आपकी प्रॉपर्टी को किस प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, मान लीजिए कोई हल्का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आपकी गाड़ी तोड़ी जा रही है या कोई चोरी वगैरह कर ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है सेक्शन 42 में। ठीक है,
परंतु इसमें आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हो, केवल इतना ही बल का प्रयोग कर सकते हो जितने की आवश्यकता है। इसमें आप हल्की माड़ी चोट उसको पहुंचा सकते हो, इसका भी आपको अधिकार सेक्शन 42 के द्वारा दिया गया है। इसके बाद आता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यू ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसमें आपकी संपत्ति का अधिकार प्रारंभ होना तथा बना रहने का अधिकार आपको दिया गया है। तो आपकी संपत्ति का अधिकार आपका तभी स्टार्ट हो जाता है जब आपको इस प्रकार की कोई आशंका उत्पन्न होती है कि आपकी प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो चोरी कर ली जाती है, रिश्ती कर ली जाती है। ऐसी स्थिति में भी आपको उसका अधिकार तभी आरंभ हो जाता है आत्मसुरक्षा का, और आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, और वो तो कब तक बना रहेगा, जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं, या वो व्यक्ति वहाँ से चला जाए, या उसकी डेथ हो जाए, या फिर आप किसी लोक सेवक की सहायता लेने तक आपका वो अधिकार आपके बना रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि सेक्शन 44 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असोल्ट व्हेन देयर ए रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके द्वारा अगर किसी निर्दोष व्यक्ति की भी हत्या कर दी जाती है तो भी आपको आत्मरक्षा के अधिकार के तहत दोषी नहीं ठहराया जाता है, परंतु इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपके जान पे बात बनाई हो और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन या आपके पास कोई और चारा ना बचा हो, तब आप अगर किसी निर्दोष व्यक्ति की भी आपके द्वारा हत्या हो जाती है तो आपको हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति पे एक भीड़ के द्वारा उस व्यक्ति की जान लेने के उद्देश्य से हमला किया जा रहा है। ठीक है, तो उस व्यक्ति के पास केवल एक ही ऑप्शन है कि उस व्यक्ति को उस भीड़ पे गोली चलाए, तभी उसकी जान बच सकती है। उस भीड़ में एक छोटा बच्चा भी है, उसका इरादा उसके जान लेने का है या नहीं ये मानने नहीं रखता है, एक छोटा बच्चा निर्दोषी होता है, और उस व्यक्ति के द्वारा गोली चलाते समय उस छोटे बच्चे को गोली लग जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उस बच्चे की हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए केवल एक ही वो था कि वो भीड़ पे गोली चलाए, और ये उसके आत्मसुरक्षा के अधिकार के अधीन आता है। ये जो कि पहले आईपीसी के सेक्शन 106 में वर्णित था, अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 44 में डिफ़ाइन किया गया है। तो चलिए, आज के लिए आत्मसुरक्षा में इतना ही था। जो आईपीसी के सेक्शन 96 से 106 तक डिफ़ाइन किए गए थे, वो अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 34 से 44 तक डिफ़ाइन किए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं और अच्छी बेटर वीडियो बना सकूं। थैंक यू।